नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारे आज के वे विषय जो करंट अफेयर की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो यह सभी विषय हम लोग आज जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं हमारी आज की पहली करंट अफेयर न्यूज़ जो हमें बता रही है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। तो दरअसल ये चर्चाओं में क्यों है, पहले मैं आप लोग को ये बता देता हूँ, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्री स्तरीय बैठक में बात करते हुए, बोलते हुए, संबोधन देते हुए इन्होंने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस पे चर्चा कर ली है। अब इसी बीच हम लोग के लिए जरूरी हो गया कि हम इस पे बढ़िया से जान लें, समझ लें और इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद कर लें। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमें आप पता लगता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। तो यह क्या है भाई? यह एक वैश्विक रूप से कार्यक्रम शुरू किया गया है भारत के द्वारा। क्यों? क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि जो 7 बड़ी बिल्लियां हैं, हाँ जी, बड़ी बिल्लियां मतलब जिनमें हमारे शेर, तेंदुआ, चीता इत्यादि आते हैं, उन सभी की कैटेगरी जो होती है वो 7 होती है। तो बताया जा रहा है कि जो हमारी 7 बड़ी बिल्लियां हैं उनको संरक्षण की आवश्यकता है पूरे वैश्विक रूप से। तो उसी प्रकार इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है और चाहा है कि भाई अब इनको संरक्षण प्रदान किया जाए। क्यों? क्योंकि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता व्यक्त की है। किस विषय पे? पता लगता है कि एशिया क्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से बड़ी बिल्लियों का शिकार किया जा रहा है और इनके माध्यम से अवैध व्यापार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इनका संरक्षण जरूरी हो गया और हम सभी जानते हैं कि यह सभी महत्वपूर्ण जीव फिलहाल संरक्षण की आवश्यकता है इन लोग को, और इनका निरंतर शिकार इनकी प्रजाति को जल्द ही लुप्त कर देगा। तो हमें पता लग रहा है कि भारत सरकार ने यह कार्यक्रम कब शुरू किया था? प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसको शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था भाई? 1973 में। तो इसी के 50 वर्ष होने पर 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री कर्नाटक में थे, एक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे, उसी बीच उन्होंने इस अलायंस की घोषणा कर दी। ठीक है, तो वर्तमान में इसके 97 देश हैं जो सभी मिलजुल के प्रयास इस क्षेत्र में कर रहे हैं। हमें आगे ये भी पता लग रहा है कि भारत सरकार की जो भी प्रेरणाएं हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लायन, यह सभी कार्यक्रम अब तक भारत में चलाए जा चुके हैं और इनसे जो भी सीख मिली है भारत सरकार चाहती है कि उन सभी सीख को हम लोग लेते हुए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को बताएं, जिससे कि पूरी दुनिया में सभी जगह और सभी देश इन बिल्लियों के संरक्षण के प्रयास कर सकें। बात सभी को क्लियर है? तो अगर हम इसके विचार की बात करें, जैसे कि इसकी घोषणा कब की गई थी? 9 अप्रैल 2023 को की गई थी। लेकिन यहाँ पर हम एक महत्वपूर्ण बात समझे तो इसका विचार प्रधानमंत्री वर्ष 2019 में ही प्रस्तुत कर चुके थे। उन्होंने 2019 में वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर यह बताया था कि इस प्रकार का एक कार्यक्रम होना चाहिए और सभी को मिलजुल के प्रयास करने चाहिए। चलिए जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो हमें दिखते हैं यहाँ की 7 बड़ी बिल्लियां। ये दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियां हैं, जिनमें लायन है, टाइगर है, चीता है, जगुआर है, लियोपार्ड है, प्यूमा है और स्नो लियोपार्ड है। इन सभी को ही 7 बड़ी बिल्लियों के रूप में जाना जाता है। इसी क्रम में आगे जब हम बढ़ते तो हमें पता लगता है कि इन 7 बड़ी बिल्लियों में से बाघ, शेर, तेंदुआ और हिम तेंदुआ ही भारत में पाए जाते हैं, बाकी नहीं पाए जाते। हालांकि एक खास बात देखने में यह आई है कि भारत सरकार फिलहाल भारत में चीता पुनर्वास के ऊपर कार्य कर रही है। हम सभी जानते हैं ना कि वर्ष 2022 में भारत सरकार ने यह प्रोग्राम शुरू किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया था। हालांकि इस साल भी 12 और चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं, किंतु उनमें से 8 की मृत्यु हो गई है कॉलर के कारण, जिसकी वजह से मैंने आप लोग को थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ बताई थी और पूरा मामला डिस्कस किया था। ठीक, हालांकि वर्तमान में प्रोजेक्ट टाइगर भारत में चल रहा है चीता पुनर्वास के लिए। ठीक है, हमें यह भी पता लग रहा है कि जगुआर और प्यूमा मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रजाति है। तो यह बात इन 7 बड़ी बिल्लियों से संबंधित थी। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण न्यूज़ आप लोग के साथ चर्चा करना जरूरी था, क्योंकि अभी फिलहाल आज ही यह न्यूज़ सभी अखबारों की खास हेडलाइन बन गई है। तो इसी क्रम में ज़रूरी है कि अब हम लोग आगे बढ़ जाएं और हमारी दूसरी न्यूज़ को जान समझ लें, जो हमें बता रही है यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के बारे में। भाई यह पुरस्कार बहुत अधिक चर्चाओं में बना हुआ है। क्यों? क्योंकि मुंबई की एक रेलवे स्टेशन को यह पुरस्कार दे दिया गया है। किस रेलवे स्टेशन को पुरस्कार दिया गया? तो पता लग रहा है कि भायखला रेलवे स्टेशन को यह पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि यह रेलवे स्टेशन भारत का बहुत पुराना रेलवे स्टेशन है। समझते हैं क्या क्या खास बात है यहाँ पर जब देखने को मिल रही है। पहली बात भायखला रेलवे स्टेशन की, तो पता लग रहा है कि यह रेलवे स्टेशन 169 साल पुराना है। इतना पुराना रेलवे स्टेशन और आज भी संचालित पूरी तरह से, ऐसा क्यों? तो पता लग रहा है कि इस रेलवे स्टेशन की स्थिति बहुत अधिक खराब हो गई थी, जर्जर स्थिति में पहुंच गया था ये। लेकिन इसी बीच भाई शाइना एनसी नाम की एक महिला है, उनका एक एनजीओ है जिसका नाम क्या है? उसका नाम है आई लव मुंबई। ठीक है,
तो इन लोगों ने मिलजुल करके आगे प्रयास किए। इसके साथ ही कुछ और लोग भी आए और उन्होंने इस रेलवे स्टेशन की स्थिति को सुधारा और एक नया रूप इसको दिया, जिस कारण यह इतना पुराना होने के बावजूद आज भी पूरी तरह संचालित है और अब आधुनिक सेवाओं से सुसज्जित है। बात क्लियर है? अगर हम बात करें इस रेलवे स्टेशन की, तो यह मुंबई उपनगरीय रेलवे स्टेशन की सेंट्रल लाइन पे स्थित है। बात क्लियर है सभी को? ठीक है। तो आई लव मुंबई के द्वारा इसके संरक्षण का जीर्णोद्धार का कार्य मुख्य रूप से शुरू किया गया था कब? 2019 में, और अब यह पूरी तरह से तैयार हो गया था कब? 2022 में, जिसके बाद इसको रिकॉग्नाइज किया गया और अब इस साल इसे यह पुरस्कार दे दिया गया। इंपॉर्टेंट बात है, और आप लोग को पता होना चाहिए कि यह पुरस्कार क्यों शो दिया जाता है, कब दिया जाता है, किसको दिया जाता है, किन कारणों से दिया जाता है। तो यह आप कब बता पाएंगे? जब आप इससे संबंधित बातों को जान लेंगे। तो वे क्या बातें हैं? पता लगता है कि यूनेस्को ने यह कार्यक्रम जो है, यह पुरस्कार वर्ष 2000 में शुरू किया था और पहली बार यह पुरस्कार दिया था। बताते हैं कि यह पुरस्कार मुख्य रूप से दिया जाता है सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए। क्यों? यह काम तो हर देश की सरकार कर रही है और प्रयास जारी है। तो पता लगता है कि निजी क्षेत्र अगर आगे आता है और भागीदारी करते हुए सार्वजनिक निजी सहयोग के तहत किसी क्षेत्र को, किसी विरासत को संरक्षण प्रदान करता है और इसके विकास के कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति में वह जो स्थल होता है वह अपने आप में खास हो जाता है, उसका विशेष महत्व हो जाता है, जिस वजह से यह पुरस्कार दिया जाता है। हालांकि हमें यहाँ पर आगे यह भी पता लग रहा है कि विरासत संरचनाओं, स्थानों और संपत्तियों को संरक्षण के लिए, पुनर्स्थापना के लिए जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि पूरी दुनिया में आजकल सहयोग का कार्य चल रहा है और अलग अलग संस्थान, NGO इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। हालांकि यह जो पुरस्कार है, इसको मुख्य रूप से यूनेस्को के पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, लेकिन अनेक लोग यह बात नहीं जानते कि यूनेस्को यह प्रोग्राम NG टैग फोक चैरिटेबल फाउंडेशन के माध्यम से चला रहा है, अकेला नहीं चला रहा है। तो एक तरफ यूनेस्को, वहीं हाथ से हाथ मिला के खड़ा हुआ है यह फाउंडेशन जो यूनेस्को के फंड उपलब्ध करा रहा है और कोशिश करवा रहा है, प्रयास जारी है भारत में और विश्व में अलग अलग विरासतों को संरक्षण देने की। बात क्लियर है? तो यह सभी बात मैंने आप लोग को यहाँ पर क्लियर कर दी है। हालांकि मैं आप लोग को एक खास बात और बता देना चाहता हूँ कि भारत के लिए यह नई बात नहीं है। थोड़ा सा पीछे चले, कब तक? वर्ष 2022 में चलते हैं। ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या पता लग रहा है कि पिछले साल भी भारत के एक ऐसे ही स्थान को यह पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था? छत्रपति शिवाजी संग्रहालय जो है उसको दिया गया था। वह भी मुंबई में है, भाईखला रेलवे स्टेशन भी मुंबई में है, उसके संरक्षण का कार्य भी किया गया था, इसके भी संरक्षण का कार्य किया गया है। तो बात जरूरी है कि आप लोग याद रखें। इसी क्रम में हम लोग बढ़ जाते हैं हमारी तीसरी न्यूज की तरफ, जो हमें बता रही है कैलाश पर्वत के बारे में। क्यों आई है न्यूज चर्चाओं में और क्यों कैलाश पर्वत पढ़ रहे हैं? हमें पता लग रहा है कि हमारे पास न्यूज ये आई है कि जो भारतीय क्षेत्र में लोग निवास कर रहे हैं वह फिर एक बार कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए जा सकेंगे। बात के लिए है सभी को, कैलाश पर्वत हिंदू धर्म में विशेष मान्यता रखता है। हालांकि बौद्ध, जैन आदि अनेक जो धर्म हैं उन सभी में भी इसका विशेष महत्व है। तो कब से कार्यक्रम शुरू हो रहा है? सितंबर के महीने से अब बता रहे हैं कि यह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इसी क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि कहाँ पे है ये सभी चीज़ें। तो ये सभी चीज़ों का संचालन, यह कार्यक्रम जो है यह चलाया जाएगा लिपुलेख पहाड़ियों में, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। कितनी ऊंचाई पर? 18,000 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। बताते हैं कि यह भारत का ऐसा स्थल है, यहाँ यदि हम पहुंच जाए तो यहाँ से हमें कैलाश पर्वत बिल्कुल साफ दिखाई देता है। हालांकि मैं आप लोग को यहीं पे ये बात क्लियर कर देता हूँ, ऐसा नहीं होगा कि कैलाश पर्वत की चोटी तक हम लोग जा पाएंगे। नहीं, आज तक यह बात साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पाए कि क्यों ऐसा होता है और इसकी चोटी तक भी नहीं जा पाए हैं। जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, लोग कई बार चढ़ चुके हैं, पर बताते हैं कि कैलाश पे तक नहीं चढ़ पाए हैं इसकी स्थितियों के कारण। तो बता रहे हैं कि जब आप इस क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और लिपुलेख पहाड़ियों पे खड़े होते हैं तो आपको यहाँ से कैलाश पर्वत साफ दिखाई देता है। तो अभी भी यहीं तक जाना है। अगर हम बात करें इस दूरी की, तो कैलाश पर्वत से बताते हैं कि लगभग 50 किलोमीटर की दूरी है जहाँ से दर्शन का कार्य किया जाता है और दर्शन करते हुए लोग अपनी आस्था को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। हालांकि प्रशासन इस क्षेत्र में आगे बढ़ गया है और इस स्थान से 1.8 किलोमीटर लंबे एक पैदल रास्ते को तैयार किया जा रहा है ताकि सभी यात्री सरलता से, सहजता से पहुंच सके यहाँ तक और दर्शन कर सके। बात क्लियर है? अगर हम बात करें कैलाश मानसरोवर यात्रा की, तो यहाँ तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं जहाँ से हम लोग जा सकते हैं। पहला रास्ता जो है वह सिक्किम से होते हुए जाता है और दूसरा काठमांडू से होते हुए जाता है। तो ये 2 प्रमुख रास्ते हैं जहाँ से दर्शन किए जा सकते हैं। यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ बातें पता लगती हैं कैलाश पर्वत के बारे में। क्या क्या पता लग रहा है? तो यह जो पर्वत है मुख्य रूप से तिब्बत में स्थित है। किस श्रेणी में?
ट्रांस हिमालय श्रेणी में है, ठीक है। और यहाँ पर जो कैलाश पर्वत की रेंज है, यह पर्वत वहां पे स्थित है। ये जो क्षेत्र है हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जगह का नाम आपको बता दिया, तिब्बत में होगा, हिमालय के ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में, और यहाँ पे जो श्रेणी है उसको कैलाश पर्वत की श्रेणी कहा जाता है। वहां पे यह एक चोटी है जिसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। आगे हम बढ़ते हैं तो पता लगता है कि यह पर्वत जहाँ पर है वहाँ मानसरोवर झील और राक्षस ताल झील भी है। बात क्लियर है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 6,638 मीटर की ऊंचाई है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं तो पता लगता है कि एशिया की महत्वपूर्ण जो नदियां हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और घाघरा, यह सभी नदियां बताते हैं कि इसी क्षेत्र से निकलती हैं, इनका यह उद्गम स्थल है। इसके अलावा हमें पता लगता है कि तिब्बत में यह जो पहाड़ी है इसको गैंगटाइस या गैंग रिनपोचे के रूप में जाना जाता है। हम सभी जानते हैं ना कि क्षेत्र बदलता है, जगह बदल जाती है, तो कई बार नाम भी बदले हुए देखने को मिलते हैं। तो यह वही बात है, जिस पर्वत श्रेणी को हम लोग भारत में कैलाश के रूप में जानते हैं उसे गैंगटाइस या गैंग रिनपोचे कहते हैं तिब्बत के लोग। बात इतनी क्लियर है, ओके। अलग अलग धर्मों में इसका विशेष महत्व है, जैसे कि बौद्ध धर्म के लोग भी जाते हैं, जैन भी जाते हैं, हिंदू का तो महत्व है ही है, साथ साथ तिब्बती धर्म बौन के लोग भी यहाँ पर जाते हैं दर्शन करने के लिए, ठीक है। तो यह महत्वपूर्ण बात कैलाश पर्वत की यात्रा संबंधित जो फिर एक बार शुरू हो रही है, जिसको कोरोना काल में बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो चलते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ, जो हमें बता रही है जहरीले रसायन युक्त कफ सिरप के बारे में। भाई ये न्यूज जो है, यह न्यूज कहाँ से संबंधित है? इराक से संबंधित है। बता रहे हैं कि अमेरिका की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, लैब है, उसने कुछ रिसर्च की और बताया कि एक कफ सिरप है जिसको भारत में बनाया जाता है, लेकिन इराक में भी लोग उसका प्रयोग करते हैं। बता रहे हैं कि यह जहरीला है, इसमें ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो इंसानों को ठीक करने की जगह और अधिक बीमार कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनकी जान भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं, हमें बात पता लगती है इस रिसर्च से संबंधित, तो अमेरिका की एक प्रयोगशाला है जिसका नाम है वेल्जर LLC। इसने क्या कहा है? इसने बताया कि ये जो पूरा का पूरा सिरप है, इसमें 2.1% एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा पाई जाती है। बात क्लियर है। तो यहाँ पर अब चर्चा का विषय क्यों बना है? इन्होंने बताया कि भाई ठीक है, कफ सिरप में इतनी मात्रा है पाई जाती है, किसकी? एथिलीन ग्लाइकोल की। लेकिन हमें पता लगता है कि भाई जो WHO के द्वारा स्वीकृत इसकी मानक मात्रा है, वह जितनी होनी चाहिए उससे यह मात्रा 21 गुना ज्यादा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जो आपको ठीक कर सकता है, लेकिन वहीं यदि उसकी मात्रा बहुत अधिक हो जाए तो वह आपकी जान भी ले सकता है। तो यहाँ पर हम लोग वही स्थिति देख रहे हैं। हमें अब पता लग रहा है कि यह जो यौगिक पाया जाता है एक्चुअल में कम मात्रा में होता है, तो मनुष्यों के लिए भी यह घातक हो सकता है। और यह जो मात्रा है, यह उसकी बहुत अधिक मात्रा यहाँ दिखा रहा है, जिस वजह से अपने आप ही सीरियस कंसर्न्स रेज हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत मामूली प्रयोग किया जाता है इसका, और यदि उससे अब धीरे धीरे थोड़ा बहुत भी बढ़ता है तो भी नुकसानदायक है, और यहाँ बहुत अधिक बढ़ गया है। बता रहे हैं कि भाई ये कोई नया मामला नहीं है भारतीय सिरप का, जो चर्चाओं में अब आया है। पिछले साल भी न्यूज़ बहुत अधिक चर्चा में थी, जब गामीबिया और उज्बेकिस्तान में लोगों ने भारत के सिरप का प्रयोग किया था, और उस कफ सिरप का प्रयोग करते हुए उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया था, ठीक है। हालांकि एक चीज़ यहाँ पर और पता लग रही है कि एक साल में अब यह 5वीं बार हुआ है जब परीक्षण के दौरान भारत के किसी सिरप को यहाँ पे विषैला घोषित किया गया है। बताया गया है कि उसमें एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा बहुत अधिक है। तो ये भी एक बड़ा कंसर्न है भारतीय कंपनियों के लिए, जिनको इस क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक समस्या बड़ी हम लोग के सामने आई है। हम सभी जानते हैं कि भाई मेडिसिन है, ठीक है, कफ सिरप हर कोई तो नहीं बना सकता, आप और मैं तो नहीं बना सकते ना। तो ऐसी स्थिति में ये गड़बड़ क्यों हो रही है और क्यों लोगों के लिए जानलेवा सिद्ध हो रहा है? तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है। बड़ा कारण यह है कि जब कोई भी कफ सिरप या कोई अन्य सिरप तैयार किया जाता है तो उसमें एक लिक्विड मिलाया जाता है, इसका नाम है प्रोपिलीन ग्लाइकोल। बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखने में आता है कि प्रोपिलीन ग्लाइकोल को रिप्लेस करते हुए लोग क्या करते हैं, दूसरा पदार्थ यूज करते हैं, इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल, या फिर इसकी जगह यूज कर लेते हैं डाइथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। तो जरूरी है कि आप लोग क्या प्रयोग करें, प्रोपिलीन ग्लाइकोल, जो कि आप यूज नहीं कर रहे हैं। रीजन क्या है बताते हैं कि यह जर्नली रिकमेंडेड होता है किसका यूज करना है, लेकिन यह कॉस्टली होता है, महंगा होता है और अच्छा होता है। तो जनरली लोग पैसे बचाने की वजह से क्या सोचते हैं कि ये भी तो सेम पदार्थ है, जो काम यह करेगा वही काम यह भी करेगा। तो ऐसी स्थिति में लोग सोचते हैं कि सस्ता मिल रहा है तो इसी का यूज कर लो और प्रोडक्ट को
तैयार कर लो। लेकिन वह लोग यह नहीं जानते कि इसका यूज़ लोगों के लिए जानलेवा है, उनकी जान तक ले सकता है। बात क्लियर है सभी को? तो इसी बीच जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ज़रूरी है कि हम लोग थोड़ी सी बात एथिलीन ग्लाइकोल और डाइथिलीन ग्लाइकोल के बारे में जान लें, क्योंकि प्रोपिलीन ग्लाइकोल की जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या क्या कंसर्न रेस करता है ये हम लोग के सामने पता लगता है कि यह ग्लिसरीन में संदूषक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? संदूषक। ठीक, बता रहे हैं कि जिसका उपयोग फार्मास्यूटिकल्स कफ सिरप निर्माण में एक स्वीटनर के रूप में किया जाता है। यानी कि जब कभी दवाई तैयार की जाती है तो हम देखते हैं ना कि कड़वी होती है, तो कुछ कंपनियां कोशिश करती हैं कि उस कड़वे स्वाद को हटा दिया जाए, क्योंकि हमें नहीं पसंद ना कि कोई कड़वी दवाई हमें दी जाए, तो उसको स्वीट बनाया जाता है एक स्वीटनर मिलाकर, जो कि एथिलीन ग्लाइकोल या डाइथिलीन ग्लाइकोल हो सकता है। हालांकि रिकमेंडेड जो चीज़ है उसका नाम क्या है? प्रोपिलीन ग्लाइकोल, जिसको यूज़ नहीं कर रहे हैं महंगा होने की वजह से। बात इतनी क्लियर है। तो यहाँ पर हमें यह पता लग रहा है कि यह दोनों जो पदार्थ हैं इनके भौतिक गुण एक तरह से समान पाए जाते हैं, यानी कि दोनों रंगहीन है, कोई रंग नहीं है इनका, गंध भी नहीं आती इनमें, और दोनों ही चिपचिपे होते हैं। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? ताकि कफ सिरप को आप लंबे समय तक स्टोर कर सके। जनरली हम लोग देखते हैं कि जो मेडिसिन होती है उन पे 2 साल की एक एक्सपायरी डेट मेंशन होती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेकर के। अब ऐसा ही होता है, पहले वो पदार्थ किसी कंपनी में बनेगा, कई बार ऐसा भी होता है कि वह कंपनी विदेशी है तो उसको देश में आने में समय लगेगा, दुकानों पे आएगा, उसके बाद होगा कि कस्टमर जाएगा उसको खरीदेगा, तो इस बीच लंबा समय भी बीत जाता है। हम देखते हैं कि कभी कभी जो दवा हमें मिल रही है उसकी 1 साल की अवधि बीत चुकी है। ठीक है, तो उसी वजह से क्या करते हैं कि इसका जो प्रयोग है वह किया जाता है ताकि लंबे समय तक जो दवाई है वह सूखे ना और लिक्विड फॉर्म में बनी रहे, तो और उनका टेस्ट भी खराब ना हो। क्लियर बात है। हालांकि ये बात भी देखने को मिलती है कि प्रोपिलीन ग्लाइकोल की जगह पे यदि आप एथिलीन ग्लाइकोल का यूज कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको पता लगेगा कि एथिलीन ग्लाइकोल या डाइथिलीन ग्लाइकोल जो यह पदार्थ है इनका प्रयोग पेंट में भी किया जाता है, स्याही बनाने में किया जाता है, और जो गाड़ियां होती हैं उनके ब्रेक और क्लच को तैयार करने में भी किया जाता है। क्यों? जो पेंट वगैरह होता है उनका तैयार किया जाता है ताकि वह भी लंबे समय तक स्टोर हो सके और जरूरत पड़ने पर प्रयोग उसका किया जा सके। बात इतनी क्लियर है आप लोग को? तो आप सोचिए कि ऐसा पदार्थ जिसे आप अपनी बीमारी ठीक करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, आप देखते हैं कि वह अनेक मटेरियल्स के रूप में भी प्रयोग हो रहा है। तो यह भी एक समस्या है विषय जो लोग नहीं जानते, या कंपनी के कई लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी होता है। बात क्लियर है? तो इसी वजह से लोग सोचते हैं कि भाई यह प्रोपिलीन ग्लाइकोल के समान है और उसका प्रयोग किया जा सकता है, सस्ते अमाउंट में मिल जाएगा और कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब जब रिसर्चेज हो रही हैं तो हमें लगातार यह कंसर्न देखने को मिल रहा है कि भारत में बनाए जाने वाले कफ सिरप आपके लिए जानलेवा तक हो सकते हैं, और गामीबिया उज्बेकिस्तान में कई बच्चे इसकी वजह से मर भी गए हैं, ऐसा रिपोर्ट्स मानती हैं। बात क्लियर है इतनी? तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थे आप लोग के लिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग को क्लियर हो गई होगी सभी बात। और ये बात ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में यहाँ से अनेक प्रश्न बन सकते हैं, तो सभी के नोट्स बना लीजिएगा। बात क्लियर है? ओके, तो चलते हैं हम लोग हमारी अगली न्यूज़ की तरफ, जो हमें बता रही है महिला को फांसी की सजा दे दी गई है। कहाँ दी गई है, क्यों दी गई है और क्या है कानून, जरा समझते हैं। तो जो न्यूज़ हमारे पास आई है यह सिंगापुर से आई है। सिंगापुर में बता रहे हैं कि 19 सालों में ये पहली घटना है जब किसी महिला को फांसी की सजा दी गई है। पर क्यों? बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे 31 ग्राम हीरोइन के साथ, जिसको डाइफॉर्मिन कहा जाता है, उसके साथ पकड़ी गई है। यह इसकी तस्करी कर रही थी। हम सभी देखते हैं कि ड्रग सप्लाई करना इलीगल काम है, आप इलीगल काम करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि भारत में जब लोग पकड़े जाते हैं तो ऐसा कुछ काम नहीं होता। लेकिन सिंगापुर में यह महिला पकड़ी गई और कानून जो था वहाँ का, उसके माध्यम से यहाँ पर न्यायालय ने घोषित कर दिया कि भाई फांसी दे दी जाए। तो यह फांसी अब महिला को दे दी गई है। यहाँ पर अब क्या स्थिति है, पता लगता है कि भाई एक हफ्ते में यह दूसरी फांसी, यानी कि एक हफ्ते में 2 अलग अलग लोगों को फांसी यहाँ पर दे दी गई है। यह भी एक बड़ी बात है। हमें पता लग रहा है कि जो यह महिला है इसको 2018 में ही मौत की सजा सुना दी गई थी, यानी कि न्यायालय ने पूरे मामले का संज्ञान 2018 में लिया था और यहाँ ही घोषित कर दिया था कि भाई आपको फांसी होगी। हालांकि जो प्रोसीजर था उसको होते होते अब हम समय देख रहे हैं कि 2023 आ गया और आज जाकर के महिला को यह फांसी दी गई है। इसी क्रम में हम पता लगता है कि भाई इस हफ्ते में जो दूसरी फांसी हुई थी, यह व्यक्ति जो था वह मोहम्मद अजीज हुसैन था। हालांकि उम्र बहुत अधिक थी लेकिन अमाउंट भी अधिक था। किसका? जो इनकी ड्रग सप्लाई हो रही थी। बताते हैं कि इनको 50 ग्राम हीरोइन के साथ पकड़ा गया था, तो ये 31 ग्राम से ज्यादा है, जिसकी वजह से महिला को फांसी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भाई यह दूसरी फांसी थी। अब यहाँ पर हमें यह पता लगता है कि
यह जो मामला है 19 वर्षों में है, यानी कि बताते हैं पिछली बार वर्ष 2004 में जिसको फांसी हुई थी उस महिला का नाम येन में वायन था, उनको भी ड्रग सप्लाई की वजह से ही फांसी दी गई थी। बात क्लियर है। तो यह स्थिति सिंगापुर से चली आई भारत हम लोग के पास, और इसी वजह से हम लोग इस न्यूज़ को पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही मन लगाइएगा। आगे हम लोग को देखने को मिलते हैं कुछ कानून, जैसे कि सिंगापुर का कानून क्या कहता है कि यदि आप 500 ग्राम से अधिक भांग सप्लाई करते हो पाए गए, यानी कि इससे अधिक की मात्रा आपके पास हुई और देखा गया कि आप इसका सप्लाई का काम करते हैं इलीगल, तो भाई आपको फांसी दे दी जाएगी। ठीक है, ये तो बात हुई भांग की। अभी हम लोगों ने देखा कि 31 ग्राम ड्रग्स और 50 ग्राम ड्रग्स ये चर्चाओं में था। तो ड्रग्स के लिए क्या है, हेरोइन के लिए क्या मामला है यहाँ पे, तो पता लगता है कि हेरोइन के लिए जो मात्रा निर्धारित है वह 15 ग्राम है। ठीक है, अगर आप 15 ग्राम हेरोइन के हाथ पकड़े गए और उसकी आप तस्करी कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपको फांसी की सजा दे दी जाएगी। तो इसी बीच हमें पता लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं उनको हालांकि न्यायालय सजा दे सकता है फांसी की, लेकिन उसके पास में फिर विकल्प मौजूद है। क्या विकल्प मौजूद है, वह न्यायालय में अपील कर सकते हैं कि एक बार आप प्लीज फैसले को रिव्यू कर लीजिए। रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना, प्यार से बात करते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं तो वो कह सकते हैं कि प्लीज आप रिव्यू कर लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उनके पास दूसरा विकल्प है कि सीधा राष्ट्रपति के पास चले जाए, उनसे कहे कि हाँ जी बिल्कुल सेम बात भारत वाली, आप समझ गए, बहुत अच्छे आदमी हैं आप तो। ठीक है, तो बात सभी क्लियर है। तो उनके पास क्षमा याचना का विकल्प मौजूद है, वह कर सकते हैं क्षमा याचना। ठीक है, हालांकि ये तो बात सिंगापुर की थी। थोड़ी सी भारत के नियम समझ लेते हैं तो हमें पता लगता है कि भारत में जो सारा का सारा नियम तैयार किया गया है यह नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जो 1985 में बनाया गया था उसके अधीन कार्यान्वित सारा कार्यक्रम होता है। तो हमें पता लगता है कि भाई भारत में अगर आप कभी भी पाए गए किसी भी ड्रग के साथ में, चाहे वो ड्रग हो, हीरोइन हो, गांजा हो या फिर भांग हो, कोई भी पदार्थ हो, यदि आप किसी के भी साथ पाए गए हैं तो ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना तय है भाई। ये सभी चीजें भारत में तो इलीगल है। हालांकि फांसी की सजा हम लोग नहीं देते हैं, इतने भी अधिक कठोर नहीं है भारत के कानून के आपको ड्रग सप्लाई करने की वजह से फांसी दे देंगे। तो क्या बताते हैं कि इसमें अगर आप छोटी मात्रा में ड्रग के साथ पकड़े गए, ठीक है, तो आपको 6 महीने की सजा दे दी जाएगी। हालांकि 6 महीने की सजा कठोर रूप से दी जाती है। इसी में बताते हैं कि आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भी दिया जाएगा। तो सजा या जुर्माना या हो सकता है दोनों ही दे दिए जाए ड्रग के साथ पाए जाने पर। वहीं दूसरी बात, यह तो छोटी मात्रा के लिए था। अगर मात्रा आपके पास ज्यादा हो जाती है, अधिक मात्रा में आप पकड़े गए, तो ऐसी स्थिति में नियम कहता है कि भाई आपको 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा और आपकी वहां पे रिपेयरिंग की जाएगी। वहीं दूसरी बात हमें यह भी पता लगती है कि आपको 10 साल के लिए जेल में डाला तो जाएगा, लेकिन आपसे जो जुर्माना वसूल किया जाएगा उसकी राशि 1,000 रुपये से 1,00,000 रुपये के बीच में भी हो सकती है। तो यानी कि आपको जेल में भी डालेंगे, आपकी रिपेयरिंग भी करेंगे और आपसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। हालांकि हो सकता है कि यहाँ पे न्यायालय आपको अधिक सजा दे दे, न्यायालय का आपसे अधिक प्रेम हो सकता है और न्यायालय कहेगा कि इसको जेल में डाल के इसकी मरम्मत भी करनी है, साथ साथ जुर्माना भी लेना है। बात क्लियर हो गई है आप लोग को। तो यह महत्वपूर्ण जो न्यूज़ थी सिंगापुर से आई थी, क्या कानून है भारत में ड्रग सप्लाई को लेकर, उसके स्टोर करने को लेकर, ये बात मैंने आप लोग को बता दी। इंपॉर्टेंट है, आपसे किसी भी एग्जाम में आप कुछ भी पूछा जा सकता है, पूरा एग्जाम अप्रत्याशित हो गया है। ठीक, तो इसी क्रम में बढ़ जाते हैं हमारी आखिरी न्यूज़ की तरफ, जो मैं बता रही है सिल्वोपास्चर सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब चर्चाओं में क्यों आए हैं और हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, पहले ये समझते तो पता लगता है कि भाई दक्षिणी अमेरिकी देशों के अंदर एक रिसर्च हुई। अब दक्षिणी अमेरिकी देशों में रिसर्च में यह बताया गया कि भाई दक्षिणी अमेरिका के 70% से अधिक वनों को काट दिया जा रहा है। लेकिन क्यों काट रहे हैं, तो बता रहे हैं कि इसका प्रमुख कारण है चरगाह बनाना, यानी कि यहाँ के जो पशु हैं, यहाँ के लोग चाहते हैं कि उन लोग को खाना पीना मिले, लेकिन वो कैसे मिलेगा, वह मानते हैं कि पेड़ काट दो, घास उगेगी और फिर वहाँ उन लोग को खिलाने पिलाने के लिए ले जाएंगे। तो ये रिसर्च ने बताया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, सिल्वोपास्चर सिस्टम अब चर्चाओं में आ गया। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो पर्यावरण विशेषज्ञ, वो कह रहे हैं कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, ये गलत है, आपको नहीं करना, आपको वृक्ष नहीं काटने, पेड़ नहीं काटने। क्यों, ये कह रहे हैं कि आप सिल्वोपास्चर सिस्टम को एक्सेप्ट कर लीजिए। अब सिल्वोपास्चर सिस्टम क्या है, इसको समाधान के रूप में प्रस्तुत तो कर दिया गया है, लेकिन अब इससे संबंधित बातों को जानना समझना जरूरी हो गया। तो दरअसल सिल्वोपास्चर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे जमीन के एक टुकड़े पर आपको दोनों ही चीजें मिलेंगी, यानी कि यहाँ पर अलग अलग जगह पे वृक्ष भी होंगे और अलग अलग जगह पे घास भी उगी हुई होंगी, दोनों ही चीजें यहाँ देखने को मिलेंगी। तो यह इसकी प्रमुख बात होती है। ठीक है, हमें यहाँ पता लग रहा है कि मुख्य रूप से यह जो क्षेत्र होगा यह चरगाह क्षेत्र होगा, लेकिन यहाँ पर यह भी देखने को मिलेगा कि एक अच्छे गैप पे यहाँ पर वृक्ष भी लगे होंगे, यानी कि एक अच्छी दूरी पे पेड़ों को लगाया जाएगा ताकि आना जाना किसी भी प्रकार से हतोत्साहित ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। वहीं
यहाँ पर घास भी उग सके ताकि पशुओं को लाया जा सके, उनको खिलाया पिलाया जा सके, क्योंकि जरूरी है ना कि पेड़ रहे, नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, आप घासों से तो नहीं ले सकते ना। तो इसीलिए इस सिस्टम को एक्सेप्ट करने का रिकमेंडेशन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ हमें पता लगता है कि भाई वन उत्पादों और चारा जब दोनों आपको मिल जाएंगे तो ऐसी स्थिति में भाई आपको परेशानी नहीं होगी, पेड़ भी उगेंगे और आपके पशु भी जीवित रहेंगे, खा पी सकेंगे। तो कहते हैं कि यह दीर्घकालीन समय तक आपके लिए एक आय का स्रोत बन सकता है। अच्छे टर्म है, आपसे एग्जाम में बिल्कुल यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम लोग देखते हैं ना, पहले मियावाकी पद्धति वगैरह पूछी गई है, तो ठीक उसी प्रकार से भाई सिल्वो पास्चर सिस्टम आपसे पूछा जा सकता है। बात इतनी क्लियर है। साथ साथ ये भी पता लगता है कि जब तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, घट जाता है, उस स्थिति में या फिर आपके क्षेत्र में तूफान आ जाए तो यह क्षेत्र को नियमित करते हैं, यहाँ पर पेड़ों को सुरक्षा प्रदान करते हैं ताकि इकोसिस्टम आपका सिक्योर रहे और आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर है। हालांकि यह जो सिल्वो पास्चर सिस्टम है, इसकी एक खास बात यह भी है कि यहाँ पर जिस प्रकार से पूरा का पूरा इकोसिस्टम मेंटेन किया जाता है, तो भाई यहाँ पे 5 से 10 गुना अधिक यह क्षेत्र चरगाहों की तुलना में कार्बन सिंक का कार्य करता है। हम सभी जानते हैं कि कार्बन फिलहाल दुनिया में एक बड़ी समस्या का विषय बना हुआ है, तो यह क्षेत्र कार्बन सिंक का कार्य भी करेगा, जो कि बहुत अधिक मात्रा में, चरगाह की तुलना लगभग 5 से 10 गुना अधिक। साथ साथ इसके माध्यम से भाई जड़ें भी जुड़ी रहेंगी, पोषक तत्वों का चक्रण होगा, साथ साथ मृदा को स्थिरता मिलेगी, जमीन मजबूत रहेगी और परेशानी नहीं होगी। हम देखते हैं ना कि पेड़ काटने की वजह से मृदा के पोषक तत्व घट जाते हैं और मृदा अपरदन होता है, तो इसको भी सिक्योरिटी यहाँ मिल जाएगी। तो जलवायु लचीलेपन इससे बहुत अधिक बढ़ जाएगा और कार्बन उत्सर्जन को भी रेगुलेट किया जा सकेगा। तो सिल्वो पास्चर सिस्टम के फायदे बहुत सारे हैं और काफी लाभकारी विधि है यह सभी लोगों के लिए। ठीक है, फिलहाल इसको दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र में रिकमेंड किया गया है, हालांकि इसको कहीं भी अपनाया जा सकता है, एक अच्छी प्रणाली है। ठीक है, तो अभी हम लोग को पता लग गया कि आज की न्यूज़ हम लोगों ने कवर कर ली है और सभी बातों को जान समझ लिया है अच्छे से। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, कुछ नई बातों को जानेंगे समझेंगे और फिर दोबारा ज्ञानवर्धन का कार्य इसी समय रात 9 बजे करेंगे। थैंक यू सो मच।